मीरा बांझ थी। शादी के 5 साल भी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी वजह से उसकी सास कोकिला अक्सर मीरा पर ताने कसा करती थी। कैसे बांझ बहू लाई हूँ मैं। पहले पता होता तो ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी ही नहीं होने देती। एक बहू बांझ है और एक बहू लड़की पर लड़की पैदा कर रही है। कौन संभालेगा हमारा व्यापार? कौन हमारे कुल को उजागर करेगा? दरअसल कोकिला की 2 बहुएं थी। छोटी बहू मीरा बांझ थी, वहीं बड़ी बहू गीता ने 2 लड़कियों को जन्म दिया था। तभी गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप देख लीजिएगा, इस बार मैं जरूर लड़के को जन्म दूंगी। हाँ हाँ, देखी जाएगी। फिर भी आपके पास 2 बेटियां तो है, लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं है। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। ऐसा कहकर मीरा मंदिर में चली जाती है और वहां जाकर कृष्ण जी से अपने दिल की बातें कहती है। दरअसल मीरा को कृष्ण जी पर बहुत ही विश्वास था और उसे कृष्ण जी की तरह एक छोटा बेटा चाहिए था, लेकिन अब उससे बच्चा नहीं हो रहा था। पूरा दिन ताना सुनने के बाद उसका पति अशोक जब घर लौटता है तब उसकी जान में जान आती है। दरअसल अशोक मीरा से बहुत प्यार करता था। पता है अशोक जी, आज माँ जी ने क्या क्या बोला। मीरा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, माँ वैसा बोलती रहती है, उनकी बातों को तुम दिल से मत लगाया करो। अशोक का बड़ा भाई अनिल और अशोक मिलकर अपनी फैमिली बिजनेस संभालते थे। कोकिला को चिंता थी कि अगर उसके दोनों बहुओं में से किसी ने भी बेटे को जन्म नहीं दिया तो फिर ये व्यापार कौन संभालेगा। उधर मीरा बांझ होने का दुख दिल में लेकर घूमती थी। वो हर सुबह एक गाय को रोटी खिलाती थी। मीरा ने उस गाय का नाम राधा रखा था। आजा राधा, और रोटी खा ले, पेट भर के खा ले, और मुझे आशीर्वाद दे कि मुझे कृष्ण जी जैसा एक बेटा मिले। राधा भी मीरा से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह वो घर के बाहर पहुंच जाती। साथ ही अशोक मीरा को लेकर हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता था, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बस ठीक कर दीजिए, बस जिससे वो माँ बन सके। हाँ डॉक्टर साहब, मैं माँ बनना चाहती हूँ। ये बांझ बांझ सुनना मुझे और अच्छा नहीं लगता। देखिए मीरा जी, आपका गर्भ बच्चा पालने के लायक नहीं है। आप ऐसे तो माँ नहीं बन सकती। तो फिर कैसे बन सकती हूँ? आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। अगर आप मेरी माने तो आप किसी का गर्भ किराए पर ले लीजिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। वैसे इसे सैरोगेसी कहते हैं। मुझे पता है डॉक्टर साहब, लेकिन गांव में हमें कौन अपना गर्भ किराए पर देगी, और देगी भी तो समाज के लोग क्या कहेंगे। देखिए वो सब मैं नहीं जानता, बस एक यही तरीका है माँ बनने का। अशोक को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि इस गांव में संभव नहीं है। उधर गीता नहीं चाहती थी कि उसकी देवरानी को एक बेटा हो। वो भी मीरा को ताने मारा करती थी। हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाकर क्या उखाड़ लेती हो? मुझे देखो, मुझे तो डॉक्टर के पास में ही नहीं जाना पड़ता, लेकिन मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है। दीदी आप तो महान हो, पर मैं आप जैसी नहीं हूँ। मेरा गर्भ बच्चा पालने के लायक ही नहीं है। हाँ हाँ, मुझे तो पता ही था। इसका मतलब तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। ये सब सुनकर मीरा अंदर से टूट जाती है और वो मंदिर में जाकर श्री कृष्ण से कहती है, हे मुरली मनोहर, क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे हो? मैं माँ बनना चाहती हूँ। मीरा कृष्ण जी को बुला रही थी। श्री कृष्ण जी भी उस मूर्ति के द्वारा मीरा की सारी बातें सुन रहे थे, और वो एक दिन एक भिखारी के भेष में मीरा के घर आ जाते हैं। भगवान के नाम पे कुछ खाने के लिए दे दो मुझे। गीता वहीं पर थी और वो भिखारी को भगाने की कोशिश करने लगी। अरे जाओ, यहाँ से खाना क्या मुफ्त में मिलता है जो यहाँ चले आए? वैसे भी इतने तंदुरुस्त हो, जाकर कोई काम करो। लेकिन तभी वहां पर मीरा आ गई। दरअसल मीरा का दिल बहुत साफ था। उसके दिल में दया, करुणा और प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं था। दीदी आप ऐसे क्यों बात कर रही हो इन बाबा से? बाबा, यहाँ आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मीरा ने उस भिखारी को एक कुर्सी पर बिठाया। ये सब करके कुछ नहीं होगा मीरा, इतना पुण्य कमाकर भी तुम माँ नहीं बन पाओगी। ये बोलकर गीता वहां से चली जाती है। वहीं मीरा ने गीता की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसने उस भिखारी को खाना खिलाया। खाना खाकर उन्होंने कहा, मेरी बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने एक भूखे को खाना दिया है। मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटा। ये बोलकर भिखारी ने मीरा के हाथ में एक सेब दे दिया। कल सुबह ये सेब राधा यानी कि उस गाय को खिला देना
उसके गर्भ में तुम्हारा बेटा आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं माँ बनना चाहती हूँ और उस गाय का नाम राधा है? उस भिखारी ने मीरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। मीरा ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण का ही ये कोई इशारा होगा। अगले दिन सुबह मीरा ने राधा को वो सेब खिला दिया। हे कृष्ण जी, बस उस भिखारी की बात सच निकले, बस राधा के पेट में मेरा बच्चा आ जाए। राधा ने वो सेब खा लिया और वहां से चली गई। लेकिन अगले दिन भी वो लौट आई और घर के बाहर उल्टियां करने लगी। ये देखकर मीरा को जो समझना था वो समझ में आ गया था। मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ जी, माँ जी, आप सुन रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सभी वहां पर दौड़कर आ गए। मीरा ने उस भिखारी के बारे में और राधा के बारे में सब कुछ खुलकर बताया। कोकिला बहुत खुश हो गई। चलो अच्छा है, जय हो कृष्ण कन्हैया की, ऊपर वाले की कृपा से घर में पोता आने वाला है। लेकिन ये सब देखकर गीता मन ही मन चिढ़ गई और वो नहीं चाहती थी कि मीरा माँ बने, और वो भी एक लड़के की माँ। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकती। गीता अपनी खुरापाती दिमाग चलाने लगी। मीरा और कोकिला दोनों ही राधा की सेवा करने में लगे थे। उसे घर के अंदर रहने के लिए जगह भी दी, उसे समय पर खाना खिलाने लगी। लेकिन गीता को इस बात से खुशी नहीं थी। इस गाय के अंदर मीरा का बच्चा है, मुझे तो इस गाय को ही मारना होगा। मैं इसे जहर देकर मार दूंगी। गीता ने राधा के खाने में जहर मिला दिया। ये ले राधा, रोटी खा ले, बहुत मजा आएगा। लेकिन राधा ने रोटी नहीं खाई। उसे भी पता चल गया था कि कौन इसका भला चाहता है और कौन उसका बुरा। ऐसे ही गीता बार बार राधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर बार की तरह वो नाकामयाब रहने लगी। ऐसे मेरा काम नहीं बनने वाला। ये गाय बहुत चालाक है, इसके तो बेटे को मारना होगा। गीता ने अपने दिमाग में षड्यंत्र रच लिया था। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और राधा की डिलीवरी का दिन आ गया। राधा ने बहुत मुश्किल से मीरा के बेटे को जन्म दिया। बेटा, मेरा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा लाल। मीरा पहली बार माँ बनी थी। कोकिला भी बहुत खुश थी, लेकिन गीता बस एक मौके की तलाश में थी। दोपहर को मीरा अपने बेटे को लेकर सो रही थी। तभी वहां पर गीता आई और मीरा के बेटे को अपने पास ले गई और उसे जंगल में जाकर रखाई। कुछ समय बाद वो अपने घर आ गई। अब आएगा मजा। बड़ा ही बेटा बेटा कर रही थी। जब मेरा वारिस इस घर में नहीं आ सकता तो मैं किसी और को भी इस घर का वारिस बनने नहीं दूंगी। शाम तक जरूर जंगल के जानवर उस बच्चे को खा जाएंगे। ऐसा सोचकर गीता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और जब मीरा को उसका बेटा दिखाई नहीं देता तो वो पूरे घर में उसे ढूंढती है। कैसी माँ है तू? पहली बार तू माँ बनी और अपने बेटे को ही खो दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। माँ जेठानी जी के भी बच्चे नहीं दिख रहे। आखिर हमारे घर के बच्चे गए तो गए कहाँ? अरे हाँ, मेरी बेटियाँ कहाँ गई? अभी गीता मन ही मन ये सोच रही थी कि तभी वहां पर एक गाय आ जाती है और मीरा को अपने साथ चलने का इशारा करती है। उसका इशारा घर वाले समझ जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ समय चलने के बाद उसे जंगल में मीरा का बेटा और गीता की दोनों बेटियां मिल जाती है। चंचल बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आई? कौन लाया तुम्हें यहाँ? वो चाची, यहाँ तो हमने माँ को आते हुए देखा था और हम दोनों बहनें भी उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। लेकिन पता नहीं माँ यहाँ से कब चली गई और हम इस छोटे बाबू को देख रेख कर रहे थे। बड़ी बहू, ये सब क्या है? मैं ये क्या सुन रही हूँ? हाँ माँ जी, ये सब मैंने किया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब मेरे जलन भावना के कारण हुआ है। मैं अंधी हो गई थी बेटे के चाह में। आज अगर मुन्ना को कुछ हो जाता तो सच में मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। दीदी, मुन्ना पर जितना हक मेरा है उतना हक आपका भी है। हाँ बहू, अगर आज इस बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती। और मेरी भी एक गलती है कि मैंने बेटी और बेटे में भेदभाव किया, जबकि दोनों तो समान ही हैं। जब आज इन्हें खोने का डर मुझे हुआ तब ये बात मुझे समझ आई। मुझे भी तुम दोनों माफ कर दो बहू। ऐसा कहकर कोकिला अपनी बहू से माफी मांगती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब ठीक होने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ राधा को जाता है
और अब राधा भी उनके परिवार का एक हिस्सा बन गई थी। ठंड का मौसम था। बाहर चारों ओर तेज हवाएं और धुंध ही धुंध थी। सुबह के 10 बज रहे थे। मनोहर का पूरा परिवार अभी भी सो रहा था। तभी घर के मुखिया मनोहर की नींद खुल जाती है और उन्होंने घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे। अरे बाप रे, आज तो मेरे बेटे की शादी है, आज उठने में इतना लेट कैसे हो गया। तभी मनोहर ने देखा कि उसके बगल में उसकी पत्नी ममता भी अभी तक सो रही थी। बाहर निकलकर देखा तो उसका बेटा भी सो रहा था। पहले तो मनोहर ने अपने बेटे को आवाज लगाई, अरे अशोक बेटा, अरे उठ जा, अरे 10 बज गए हैं, जल्दी से उठ जा, आज तेरी शादी है। अपनी शादी की बात सुनते ही अशोक की आंख खुल जाती है और वो उठकर जल्दी जल्दी बैठ जाता है। ओह, बहुत ठंड है, रोज की तरह आज भी 10 बज गए, आज तो मेरी शादी है, उठ जाऊं नहीं तो अपने दोस्तों की तरह ऐसे ही कुंवारा रह जाऊंगा। अशोक को उठता देखकर मनोहर को थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी को जगाता है। अरे ममता, उठ जाओ जल्दी, आज तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं और ऊपर से बाहर इतनी ठंड भी है और हम लोग तो 11 बजे तक सोकर उठते हैं ना। आज 1 घंटे पहले ही जगा दिया आपने। खैर, आज बेटे की शादी है तो जल्दी उठना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच मनोहर जी, जल्दी जगाने के लिए। पूरा परिवार जल्दी जल्दी से तैयार हो जाता है और शाम को बारात लेकर दुल्हन को लेने के लिए निकल जाता है। आइए समधन जी, स्वागत है आपका। सिर्फ समधन जी का ही स्वागत करेंगे कि आप हमारा भी स्वागत करेंगे? लगता है आपको भूल ही गए हैं? इतनी ठंडी में हम भी तो आए भाई। अरे समधी जी, आपका भी स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत करने के लिए तो आपकी समधन जी अंदर इंतजार कर रही हैं। जल्दी जाइए आप। ये बात सुनकर मनोहर मुस्कुरा देता है और इस तरह से धूमधाम से अशोक की शादी कंचन के साथ हो जाती है। अगले दिन कंचन सुबह 2 बजे ही उठ गई थी। चलो शुक्र है, आज 1 घंटे बाद नींद खुली। कोई बात नहीं, ये ससुराल है, यहाँ 2 बजे ही उठूंगी ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो मेरे जल्दी उठने से। और वैसे भी ठंड है तो सभी अपने अपने रजाई में बेहोश होकर सो रहे होंगे। रात 2 बजे उठकर कंचन ने इतनी ठंड में नहाया धोया और उसके बाद पूजा करने लगे। जोर जोर से आरती और घंटी की आवाज सुनकर सभी लोग डर गए। अरे मनोहर जी उठिए, देखिए ना हमारे घर में कोई भूत घुस आया है। अरे हाँ ममता, सुबह के 3 बज रहे हैं और ये बस इस समय आत्माएं बहुत प्रबल होती हैं, मैंने पढ़ा है। देखिए आप मुझे डराइए मत, अगर कहीं वो आत्मा घंटी बजाते बजाते हमारे कमरे में आ गई तो। देखो ममता, अब तो मुझे डराओ मत, समझ गई? वैसे भी इतनी ठंड में मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ घंटी की आवाज सुनकर अशोक की भी आंखें खुल जाती है। उसने देखा तो बेड पर कंचन नहीं थी। और ये घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है और ये कंचन ठंड में कहाँ चली गई? आज तो अपनी सुहागरात थी, क्या कंचन सोई नहीं आज? ये सोचकर अशोक अपने कमरे से बाहर चला गया और उसने देखा कि मंदिर में कंचन पूजा कर रही थी, जोर जोर से आरती भी गा रही थी। कंचन, इसका मतलब सुहागरात खत्म होने के तुरंत बाद ही कंचन नहा धोकर पूजा करने लगती है, हैं? और पूजा के बीच किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है ना? तभी अशोक की नजर अपने माता पिता के कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि उनका दरवाजा अंदर से कोई धीरे धीरे खोल रहा था। दरवाजा खोलने की आवाज बहुत ही डरावनी थी। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? काम करता हूँ, जरा जाकर देखता हूँ। इसके बाद अशोक धीरे धीरे बढ़कर अपने माता पिता के कमरे में जाता है और उसने पूरा दरवाजा अंदर की तरफ से खोल दिया, जिससे डरकर मनोहर और ममता दोनों बहुत जोर से चीखने लगे। भूत आया, भूत! भागो भागो, भूत आया! लगता है ये भूत समय से पहले ही मर गया था। कितना जवान भूत है ममता, देखो ना। तभी अशोक ने कमरे की लाइट जला दी और बोला, अरे माँ पिताजी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं अशोक हूँ, आपका बेटा। अरे बेटा, ये आवाज सुन रहा है तू? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मंदिर में घंटी बजा रहा है और कोई चुड़ैल आरती कर रही है। लगता है चुड़ैल माँ भद्रकाली की आरती कर रही होगी मरने से पहले। अरे माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, वो देखो कंचन वहां पर पूजा कर रही है। ये सुनकर दोनों पति पत्नी थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और वो दोनों अपने बहू के पास जाते हैं और कंचन अब पूजा खत्म कर चुकी थी। बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तू? सबसे पहले कंचन ने सभी को प्रसाद दिया और उसके बाद बोली, माँ जी, पिताजी, आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया है। नहीं तो मैं अपने घर में 1 बजे उठती थी, लेकिन आज मैं 2 बजे उठी हूँ। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं अपने ससुराल में 2 बजे ही उठूंगी। आज मेरी ससुराल में पहले रसोई है,
इसलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने। 10 बजे सोकर उठने वाला परिवार अगर 3 बजे उठ जाए तो ये उनकी सुबह नहीं होती बल्कि आधी रात होती है। खैर कंचन किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। माँ मैं तो जा रहा हूँ सोने, वैसे भी इतनी सर्दी भरी रात में मुझे इतनी रात को जागने का कोई शौक नहीं भाई। जब खाना बन जाए तो आप मुझे उठा देना। अरे चलो ममता, हम लोग भी सो जाते हैं, बहू को खाना बनाने दो। वो सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रसोई में खटर पटर की आवाज किसी को भी सोने नहीं देती है। खैर 7 बजे तक सभी लोग लेटे रहते हैं क्योंकि नींद किसी को आ नहीं रही थी। उसके बाद सुबह सभी लोग नहा धोकर खाने के टेबल पर आ जाते हैं। बहू तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू पिताजी। माँ जी, आपको खाना कैसा लगा? मैंने आप लोगों के लिए गाजर का हलवा भी बनाया है। ये सब तो ठीक है बहू, लेकिन कल से तुम इतनी जल्दी नहीं उठोगी। अगर जल्दी उठने की आदत है तो तुम 6 बजे उठ जाना। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी ठंड का समय हो रहा है, थोड़ा कंबल में रहोगी तो ज्यादा सही रहेगा। उस दिन तो कंचन कुछ नहीं बोलती है। आज मुंह दिखाई की रस्म थी तो सारे पड़ोसी उसके घर पर आ जाते हैं और कंचन को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। सभी ने कंचन की बहुत तारीफ की थी, लेकिन अगली सुबह जैसे ही रात के 2 बजे फिर से मंदिर की घंटी बजती है और आरती की आवाज से पूरा घर उठ जाता है। अरे उठो, रात भर तुम्हारे खर्राटे बंद नहीं होते और बहू का इतनी ठंड में सुबह के 2 बजे उठना लगता है बंद नहीं होगा। अरे मुझे तो कोई समस्या नहीं है इसमें। कल भी तुमने मुझे जगाया था और आज भी मैं आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था और तुमने मुझे जगा दिया। वहीं दूसरी तरफ अशोक की भी नींद खुल जाती है और उसने बाहर आकर देखा तो कंचन आरती कर रही थी। लगता है कंचन को आज समझाना ही पड़ेगा। खैर अशोक कान में रुई डालकर सो जाता है। वहीं ममता अपने कमरे से बाहर आती है और आरती खत्म हो जाने के बाद उसने कंचन को खूब खरी खोटी सुनाई। बहू रोज सुबह के 3 बजे यहाँ मंदिर में आरती करने लगती है। भगवान की वजह से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, नहीं तो मैं तुझे ऐसी ऐसी गालियां सुनाती कि तू सुबह 2 बजे की जगह दोपहर के 2 बजे उठना शुरू कर देती। एक बार फिर कंचन ने कुछ नहीं कहा और अपनी सास को प्रसाद दे दिया। अब ये कंचन का रोज का काम हो गया था। अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे 2 बजे के बाद नींद बिल्कुल नहीं आती। अगर 2 बजे के बाद मैं बिस्तर पर आई तो मेरी सांस फूलने लगती है। कंचन को उसके ससुराल वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और ऐसा करते करते पूरा 6 महीना बीत गया। एक दिन परिवार के सभी लोग न्यूज देख रहे थे। शहर में एक नया चोर आया है जिसका नाम है मिस्टर बॉन्ड, और वो जिसके घर भी चोरी करता है उसके एक दिन पहले उसके घर पर एक पर्ची चिपका देता है जिसमें लिखा होता है कि आज चोरी तुम्हारे घर पर होगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिसके घर पर पर्ची चिपकाई हो उसने उसके घर पर चोरी ना की हो। अपने देश में नई नई चीज हमेशा ही आया करती है। जब मैं छोटी थी तब एक बूढ़ी औरत प्याज रोटी मांगने आई थी, और अगर कोई उसे प्याज रोटी नहीं देता तो वो उसे जान से मार देती थी। हाँ माँ जी, मैंने भी सुना था बचपन में कि एक मुंह नोचवा आया था, वो लोगों का मुंह नोच लेता था। वैसे ही ये पर्ची वाला चोर है शायद। अगले दिन उनके मोहल्ले में उनके घर के ठीक सामने वाले घर पर ये पर्ची चिपकी थी जिसमें लिखा था कि आज रात इस घर में चोरी करूंगा। उस रात पूरा परिवार जागता रहा, लेकिन 2-3 बजे के आसपास सबकी झपकी लग गई। जैसे ही वो लोग सो गए वो चोर चोरी करके भाग गया। अरे सुनते हो, वो चोर अब हमारे मोहल्ले में भी आ गया है। कल रात वो सामने वाले घर में चोरी करके भाग गया। पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही। मैंने कितनी बार शर्मा जी से कहा था कि पाइप के ऊपर प्लास्टर करवा लो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उस पाइप से चढ़कर चोर ने चोरी कर ली, पर हमारे घर पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में तो वो एंटर भी नहीं कर सकता है, कोई रास्ता ही नहीं है। अरे शुभ शुभ बोलिए, वो जिसके यहाँ पर्ची चिपकाता है सिर्फ उन्हीं के यहाँ चोरी करता है। हमारे यहाँ तो कोई पर्ची नहीं चिपकी। शाम को जब अशोक ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसने घर के बाहर देखा कि वहां पर भी पर्ची चिपकी थी। उसमें लिखा था कि आज मनोहर जी के घर में मैं चोरी करूंगा। अरे ये क्या, इतनी ठंड में उस पर्ची वाले चोर ने हमारे घर पर पर्ची चिपका दी। घर के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात भर कोई नहीं सोएगा, लेकिन जो परिवार सुबह 10 बजे सोकर उठता है वो भी कई सालों से, वो भला रात भर कैसे जाग सकता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से 1 बजे तक जागते हैं और फिर वो लोग सो जाते हैं। लेकिन कंचन तो पहले से ही सो चुकी थी, इसलिए उसके अपने टाइम पर आंख खुल जाती है, यानी रात के 2 बजे। आज बहुत ठंड है, आज मैं सिर्फ नहा लेती हूँ, लेकिन पूजा मैं आज से सुबह 6 बजे के बाद ही करूंगी, वरना लोग परेशान हो जाएंगे।
कंचन नहा धोकर तैयार हो गई और उसके बाद उसने योग किया और फिर टीवी देखने लगी। ये सब करते करते करीब 4 बज चुके थे। तभी उसने देखा कि चोर बालकनी के पास से चोर वाली सीढ़ी लगाकर घर में चढ़ रहा था। अरे ये तो वही पर्ची वाला चोर है। शायद ये तो सीढ़ी लगाकर ऊपर ही आ रहा है। अगर मैं सबको जगाऊंगी तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मेरे जल्दी उठने से सबको दिक्कत होती है। मुझे ही कुछ करना होगा। चोर आधी ही सीढ़ी चढ़ पाया था कि तभी कंचन पीछे से आई और सीढ़ी को उसने गिरा दिया। गिरने की आवाज सुनकर पड़ोस से कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और चोर को पकड़ लिया। पड़ोसियों ने इस समय पुलिस को बुलाया और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। बहू, हम सब तेरी जल्दी उठने की आदत से हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन तेरी जल्दी उठने की इस आदत ने आज हमारे घर चोरी होने से बचाया। साथ ही साथ चोर को भी तूने पकड़वा दिया। इस तरह से कंचन अपनी जल्दी उठने की आदत की वजह से कई घरों में चोरी होने से बचाया और चोर भी हमेशा के लिए पकड़ा गया। अब उनका परिवार कंचन से बहुत खुश रहने लगा और पूरे परिवार ने अब सुबह 3 बजे उठने की आदत डाल ली और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।